हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन में संख्यात्मक आधार पर जो श्रेणियां हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी उनका व्यवहारिक न्यूमेरिकल हम किस तरह से करेंगे वो हम देख रहे हैं। तो देखो न्यूमेरिकल जो हम ये संख्यात्मक आधार पर जो हम श्रेणियां बना रहे हैं उनमें हमने बेसिकली इनको दो भागों में बांटा था, इंडिविजुअल सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। और फिर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ को फिर दो भागों में बांटा था, एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ के नाम से जानते हैं, एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कंटिन्यूस सीरीज़ के नाम से जानते हैं। तो मुख्यतया सामान्यतः एक विद्यार्थी की अगर उस पर हम जाते हैं तो हम श्रेणियों को तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ यानी कि खंडित श्रेणी, और कंटिन्यूस सीरीज़ यानी कि सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में हमने पढ़ा था कि व्यक्तिगत श्रेणी में हम प्रत्येक मद के अलग अलग मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जब व्यक्तिगत अवलोकनों को व्यक्तिगत रूप से या अलग अलग हम उसको जब प्रस्तुत करते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी के नाम से जानते हैं। और ये जो समंक होते हैं इनको एक क्रम में जब हम व्यवस्थित करते हैं तो इसे क्रम विन्यास कहते हैं। तो ये निश्चित क्रम दो तरीके से हम कर सकते हैं, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। यहाँ एक न्यूमेरिकल के माध्यम से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ज़रा, 10 विद्यार्थियों के स्टैटिस्टिक्स के प्राप्तांक हैं जिनको हमें आरोही यानी कि असेंडिंग और अवरोही यानी कि डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करना है। इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आता है तो हम क्या करेंगे, देखिए हम अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये जो हमारे स्टूडेंट हैं ए से जेड तक, इनको तो हमने इनको सीरियल नंबर दे दिया ABCDEFGHIJKIJ 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले जाते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं तो हमारे जो क्रम होते हैं वो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, सबसे छोटा है 38, तो हमने सबसे पहले 38 को लिया। तो डी के मार्क्स भी 38 है, जे के मार्क्स भी 38 है, तो हमने पहले 38 मार्क्स में इनको अरेंज किया। उसके बाद सी के कितने हैं, सी के नहीं, अब हम इनको आरोही क्रम में ले रहे हैं। मार्क्स तो ओरिजिनल हमने ऊपर लिखे हुए हैं। 38 के बाद जिसके मार्क्स हैं वो 48, फिर 59, फिर 63। तो आप देखिए क्रम जो है वो लगातार बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा और फिर बढ़ते बढ़ते सबसे अंत में सबसे बड़ा नंबर आएगा, जैसे कि हमारे पास है 81। अब हमने ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इसको हमने सीरियल नंबर दिया है। ये ABCD नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ हमने उसको अरेंज कर दिया है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे छोटा है वो लास्ट में आएगा। तो 1 से 10 की तरफ जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 यानी कि अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ 81 80 79 72 64 ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। तो व्यक्तिगत श्रेणी में एकत्रित जो मूल्य हैं जिनको कि हम व्यक्तिगत प्रत्येक आइटम के साथ अलग अलग लेते हैं, जब उन्हें हम एकत्रित समंकों को हम अरेंज करते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं, तो इस क्रम विन्यास को दो तरीके से हमने लिया, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। इसके बाद हम देखते हैं खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज। जब आवर्ती बंटन किसी एक चर के लिए नहीं बनाया जाता है, अर्थात जब आवर्ती बंटन असमूहीकृत बनाया जाता है, तो इसे हम खंडित श्रेणी के नाम से जानते हैं। खंडित श्रेणी से तात्पर्य क्या हुआ कि जहाँ जो आवर्ती बंटन हमने तैयार किया है वो असमूहित है, अनग्रुप्ड है, डिस्क्रीट है। इसको विच्छिन्न श्रेणी और खंडित आवर्ती श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है। और खंडित श्रेणी के जो चर मूल्य होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो नॉर्मली पूर्णांकों में ही होते हैं। देखो इसको भी हम एक सवाल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक जांच में 25 विद्यार्थियों के 10 में से प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, खंडित श्रेणी का निर्माण हमको करना है। देखो हम क्या करेंगे, हम जब इन प्राप्तांक को देख रहे हैं तो एक स्टूडेंट के 0 भी हैं और एक स्टूडेंट के 10 भी हैं, किसी के 2 भी हैं, किसी के 6, किसी के 3, किसी के 7। तो हम अब इसकी डिस्क्रीट सीरीज बनाएंगे। तो ये जो x है, दिस इज मार्क्स,
नंबर प्राप्तांक जो बच्चों ने लिए। तो हमने सबसे पहले देखा 0 कितने बच्चों के आए, 1 के, तो हमने यहाँ टैली बार्स में 1 लगा दिया। 1 कितने बच्चों के आए, 2 के, तो हमने 2 बार लगा दिए। 2 कितने बच्चों के आए, ये भी 2, ये और ये, इन 2 के आए तो हमने इनके भी 2 लगा दिए। 3 कितनी बार आया, 3 बार आया, 3 को हमने 3 बार लगाया। तो जो नंबर जितनी बार आया उतना बार हमने बनाया। अब आप नंबर 6 पर आइए। 6 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए, काउंट करो देखो 1 2 3 4 और 5। टैली बार्स में जब 4 का समूह पूरा होती है हम 5वीं लाइन को क्या करते हैं, आड़ा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पहचान होती है कि दिस इज नंबर 5। अब जैसे ही छठा नंबर आएगा हम अलग से वापस एक टैली बार लगाना शुरू करेंगे। 5 हो गए, 7 भी 2 बार आया, 8 1 बार, 9 3 बार और 10 1 बार। इस तरह से हमने इनको टोटल किया तो 0 मार्क्स 1 स्टूडेंट, 1 मार्क 2 स्टूडेंट, 2 मार्क्स 2 स्टूडेंट, 3 मार्क्स 3 स्टूडेंट, 4 मार्क्स 2 स्टूडेंट, 6 मार्क्स 5 स्टूडेंट। ये हमने क्या बना ली, इनकी फ्रीक्वेंसी बना ली है। टोटल नंबर कितना आ गया, 25। हमें कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हैं, 25। तो ये जो x वैल्यू है हमारी, दिस इज मार्क्स, और जो फ्रीक्वेंसी है हमारी ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारा n कितना हो गया टोटल। तो हमने टैली बार्स की सहायता से दिए गए नंबर से क्या बनाया है, डिस्क्रीट सीरीज। ये हमने डिस्क्रीट सीरीज का निर्माण कर दिया। अब एट ए ग्लेंस एक बार में देखते ही आपको पता चलता है। अगर आपसे कोई पूछे क्लास में 8 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए, हम कह सकते हैं तुरंत 1, क्योंकि हमने इसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है। अब आती है खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी, जिसको कि हम ग्रुप सीरीज भी कहते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। देखो, सतत श्रेणी में खंडित श्रेणी की तरह अवलोकन निश्चित नहीं होते, बल्कि इसके विपरीत इसमें विभिन्न पदों के मूल्यों में निरंतरता होती है। सतत श्रेणी में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि इसमें पद मूल्यों को समूह में दिखाया जाता है। एक ग्रुप बन जाता है, जैसे इस तरीके से, जैसे आपको मार्क्स दिए, मान लो आज इसको मुझे भी ग्रुप में बनाने को कहा जाए या आपको भी, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ 0 के आगे 1 लिखा, मान लो आपको ग्रुप का 5-5 का ग्रुप बनाओ, तो आप बनाएंगे 0 से 5। और 0 से 5 का मतलब क्या होगा कि यहाँ 0 से 5 तक के जितने बच्चों के विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक हैं उनके आगे हम मार्क्स खींचते जाएंगे। ये ग्रुप हो गया। अगला 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20। तो जब नंबर बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं वहाँ डिस्क्रीट सीरीज़ ही आपको सूटेबल रहती है, आपके लिए फेवरेबल होती है। डिस्क्रीट सीरीज़ में आंकड़ों को लेना आसान होता है। कब? जबकि दिए गए समांक जो हैं वो बहुत ज़्यादा हों। तो सतत श्रेणी को अखंडित श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी भी कहा जाता है। सामान्यतः जब हम सतत श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज़ बनाते हैं तो इसमें हम हाइट है, वेट है, विड्थ है, एज है, इनकम है, इन सब स्थितियों में हम क्या करते हैं, जब आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम ग्रुप सीरीज़ या कंटिन्यूस सीरीज़ को फेवर करते हैं। अब हम देखेंगे कि जब हम वर्गांतरानुसार वर्गीकरण में जब हम ये श्रेणी बनाएंगे, हम डिस्क्रीट सीरीज़ बनाएंगे, तो डिस्क्रीट सीरीज़ को समझने के लिए कुछ शब्दावलियों को समझना आवश्यक है। सबसे पहले हम देखेंगे वर्गांतर, क्लास इंटरवल्स। क्या होते हैं वर्गांतर? समूहित आवर्ती बंटन में पद मूल्यों को जिन 2 सीमाओं के मध्य दिखाया जाता है उन्हें वर्गांतर या समूह कहते हैं। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10-10 के हमने वर्गांतर बना लिए 4। 10 से 20 1, 20 से 30 2, 30 से 40 3 और 40 से 50 4। हमने 4 वर्गांतर बना लिए, तो एक समूह हो गया। फिर आता है वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट्स। प्रत्येक वर्गांतर को 2 सीमाओं से हम मिलाकर बनाते हैं। जैसे हमने बोला 10 से 20, तो 10 से 20 में 2 सीमाएं हो गई, 10 और 20। तो 10 तो क्या हुई, निचली सीमा लोअर लिमिट, और 20 क्या हुई, ऊपरी सीमा अपर लिमिट। तो 10 से 20 जो वर्ग सीमाएं हैं उसमें एक लोअर लिमिट होती है जो पहले वाली होती है जिसको हमने 10 कहा, एक अपर लिमिट होती है जिसको ऊपरी सीमा कहते हैं जिसको हमने 20 कहा। तो जो निचली सीमा है उसको हम सिंबॉलिकली L1 के नाम से जानते हैं और जो ऊपरी सीमा है उसको हम L2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको विस्तृत रूप से आपको मैं बताऊंगी।
फिर आता है वर्ग विस्तार, क्लास इंटरवल। ये क्या होता है? किसी वर्ग का विस्तार अथवा वर्गांतर का आकार उस वर्ग की ऊपरी और निचली सीमा का अंतर होता है। जैसे L2 ऊपरी सीमा माइनस L1, तो जो अंतर आएगा वो हमारा I हो जाएगा। वर्ग विस्तार को या क्लास इंटरवल को हम I के नाम से जानते हैं, I यानी कि क्लास इंटरवल। तो 10 से 20 के ग्रुप का हमारा I कितना आया? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। अब हम लेंगे मध्य बिंदु, मिड वैल्यू, जिसको हम मिड पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सेंट्रल पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। वर्गांतरों के जो मध्य स्थान को मध्य मूल्य और मध्य बिंदु हम कहते हैं। मध्य बिंदु की गणना कैसे होती है? देखो, वर्गांतर की सीमाएं बताई थी हमने L1 और L2। तो जब हमने क्लास इंटरवल निकाला, जब तो हमने क्या किया? L2 माइनस L1। जब हम मध्य बिंदु निकालेंगे तब हम क्या करेंगे? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो जो आएगा वो क्या होगा? मिड वैल्यू। जैसे हमने कहा 10 से 20, तो लोअर लिमिट कितनी हुई? L1 कितना हुआ? 10, L2 कितना हुआ? 20। इन दोनों को प्लस किया, कितना हुआ? 30। इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 15। यानी कि जो क्लास लिमिट आपकी 10 से 20 आ रही है उसकी मिड वैल्यू कितनी होगी? 15। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आया? मध्य मूल्य। मध्य मूल्य जब हम निकाल रहे हैं, देखो, तो मैं आपको बताऊंगी अगली क्लास में, हम इसको पढ़ेंगे। अगर क्लास इंटरवल बराबर है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। L1 प्लस L2 किया, 2 से डिवाइड किया, मिड पॉइंट हमारे पास आ गया, मिड वैल्यू हमारे पास आ गई। अगली क्लास में मैं आपको इसकी कुछ और टर्मिनोलॉजीज है जिन्हें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अभी आप इन्हें करें। कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।